हाय गाइस। तो होप आप सब बिल्कुल ठीक है। आज अपने कंटिन्यू करने वाले हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के साथ। तो कोरिलेशन रिग्रेशन में अपने अभी तक क्या कर चुके हैं, अपने अभी तक कोरिलेशन वाला पार्ट ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो कोरिलेशन वाला जो पार्ट है वो अपने ख़त्म किए हैं और अपना अभी रिग्रेशन बाकी है। तो आज अपने रिग्रेशन के बेसिक्स के साथ शुरू करेंगे और रिग्रेशन बेसिक्स को आज ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में रिग्रेशन के एडवांस पोर्शन को ख़त्म करेंगे, जिससे हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ना। एक बार अपने क्या करते हैं, क्विकली कोरिलेशन को अपने रिवाइज कर लेते हैं जो अपने लास्ट क्लास में किए थे। तो बेसिकली कोरिलेशन जब शुरू किए थे तो एलओएस ए से शुरू किए थे। एलओएस ए था कि हम लोग को कोरिलेशन के बारे में और कोवेरियंस के बारे में और स्कैटर प्लॉट के बारे में बताना था। तो कोवेरियंस क्या था? कोवेरियंस का मतलब था कि क्या नेचर है दो वेरिएबल्स के बीच में, और व्हाट इज द जॉइंट डेविएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स दैट इज शोन बाय कोवेरियंस। ठीक है, तो कोवेरियंस इज द जॉइंट डेविएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। उसके बाद अपने आए थे कि कोवेरियंस का फॉर्मूला पे। तो कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। ओके, उसके बाद अपने आए थे कि कोवेरियंस को अपने यूज़ क्यों नहीं करते, कोवेरियंस इतना गंदा क्यों है। कोवेरियंस गंदा इसलिए है दो रीज़न की वजह से। क्योंकि सबसे पहले तो कोवेरियंस दिखाता है कि नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, नेचर दिखाता है लेकिन डिग्री नहीं दिखाता है। और दूसरा बात है कि कोवेरियंस इज इन परसेंटेज स्क्वायर का टर्म्स। तो परसेंटेज स्क्वायर का टर्म्स में होने के वजह से उसको इंटरप्रेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके बाद इसको देखने के बाद अपने कोरिलेशन में गए थे। तो बेसिकली कोरिलेशन को मैंने कैसे डिफाइन किया था? कोरिलेशन को मैंने आपको बोला था कि इट इज़ समथिंग लाइक अ टेंडेंसी ऑफ द टू वेरिएबल्स टू फॉलो ऑन अ स्ट्रेट लाइन। कि भाई दो वेरिएबल्स मतलब कितना रिलेशनशिप क्या है दोनों के बीच में, क्या टेंडेंसी है उन दो वेरिएबल्स का एक स्ट्रेट लाइन में लाई करने का, कितना कोशिश कर रहा है वो लोग। तो बेसिकली अपने कोशिश से अपने बोले थे कि कोरिलेशन उतना होगा। ठीक है, तो जितना बोले कि स्ट्रेट लाइन में लाई करने का कोशिश कर रहा है। उसके बाद कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला देख लो, कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। तो बेसिकली ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है कि कोवेरियंस है, कोवेरियंस का ही एक प्योर मेजर जो है उसको अपने कोरिलेशन बोलते हैं। तो उसको प्योर करने के लिए, परसेंटेज स्क्वायर को हटाने के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स और वाई को नीचे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो कोरिलेशन +1 से -1 के बीच में होता है, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में जितना हम लोग को बात करना था अपने कर चुके थे। उसके बाद अपने स्कैटर प्लॉट की तरफ गए थे। मैंने एक्सेल शीट्स भी यूज़ किया था, ये एक सम था एग्जाम्पल जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और अपने एक्सेल शीट यूज़ करके उसके ऊपर कुछ डेटा लेके हम लोग ने स्कैटर प्लॉट बनाकर दिखाया भी था। ठीक है, एक्सेल का मदद लेकर। तो वो भी एक चीज़ हो गया। ये पूरा का पूरा स्कैटर प्लॉट था, ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन था जिसमें पूरा अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, उसके बाद ये जीरो कोरिलेशन था। तो मैंने आपको ये भी सचेत कर दिया था कि जब जीरो कोरिलेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों वेरिएबल्स में कोई रिलेशनशिप नहीं है। देयर मे बी अ रिलेशनशिप बट इट इज़ नॉट अ लीनियर रिलेशनशिप, कोई और रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, तो ये था आपका स्कैटर प्लॉट। ये सभी लेवल 1 का नॉलेज है तो मैं इसे क्विकली रन थ्रू कर ले रहा हूँ। यही वाला डेटा मैंने आपको एक्सेल में दिखाया था सॉरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको यही डेटा जो है वो एक्सेल में दिखाया था। ठीक है, तो ना उसके बाद कोरिलेशन को डिस्कस करने के बाद अपने कोरिलेशन का लिमिटेशंस में गए। कोरिलेशन का लिमिटेशंस क्या क्या था? सबसे पहला था स्प्यूरियस कोरिलेशन। स्प्यूरियस कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? स्प्यूरियस कोरिलेशन का मतलब होता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इकोनॉमिकली भी सिग्निफिकेंट होगा। तो कोरिलेशन ऐसा रिलेशनशिप्स को प्रोड्यूस करता है जो कि सिर्फ स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है लेकिन इकोनॉमिकली उसका कोई यूज़ नहीं है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि स्नोफॉल अगर हो रहा है जनवरी में और स्टॉक के रिटर्न्स के बीच में जो कोरिलेशन है, सपोज वो 0.98 0.99 के तरफ आ रहा है, तो बहुत ही हाई कोरिलेशन है, मतलब कि स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है लेकिन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस यूजलेस है। ठीक है, तो वो था स्प्यूरियस कोरिलेशन। दूसरा था आउटलायर्स। तो आउटलायर्स का मतलब क्या था? आउटलायर्स का मतलब ये था कि कोरिलेशन जो है ना दैट इज हेविली अफेक्टेड बाय आउटलायर। तो इसका मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज। आउटलायर्स का मतलब होता है एक्सट्रीम वैल्यूज। तो एक्सट्रीम वैल्यूज में मैंने यहाँ पर दिखाया था, जैसे ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसी का मैंने आपको लास्ट टाइम एक्सेल में भी दिखाया था। तो ये देखिए, ये जो पॉइंट है इट्स समथिंग लाइक एन एक्सट्रीम वैल्यू जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही लो है। तो कोरिलेशन इससे हेविली अफेक्ट हो ही रहा है क्योंकि उसका जो टेंडेंसी है स्ट्रेट लाइन में फॉल करने का, वो टेंडेंसी पूरा का पूरा टूट जा रहा है। तो अपने बोल सकते हैं कि कोरिलेशन इज हेविली अफेक्टेड बाय आउटलायर्स। ओके, नाउ ये बोलने के बाद फिर अपने तीसरा पॉइंट में गए थे। तीसरा पॉइंट था अपना कोरिलेशन अज्यूम्स ए लीनियर एसोसिएशन। ठीक है, तो लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, लेकिन इन प्रैक्टिकलिटी तो एसोसिएशन किसी भी टाइप का हो सकता है। तो अपने सिर्फ एक लीनियर एसोसिएशन को अज्यूम करते हैं व्हेन वी आर फाइंडिंग आउट कोरिलेशन। तो ये 3 लिमिटेशंस था टू कोरिलेशन एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद अपने एलओएस 7C में आए थे। एलओएस सी क्या था? एलओएस सी बेसिकली ये था कि हम लोग को एक हाइपोथेसिस टेस्ट फ्रेम करना था कि अपना जो पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है दैट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो और नॉट। तो उसमें अपना एक तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस था कि
ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस अपना था कि पी नॉट इक्वल टू जीरो, और अपना नल हाइपोथेसिस था कि पी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आपको याद होगा कि जो मैंने पढ़ाया, अगर आपने वीडियो को ऑलरेडी देख लिया है तो आपको ये पूरा चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है ना, कि क्या पढ़ाया गया था। तो उस पर सबसे पहले मैंने बोला था कि कभी भी आप एक हाइपोथेसिस का टेस्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले टेस्ट का स्टेटिस्टिक निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो टेस्ट का स्टेटिस्टिक निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर टी टेस्ट यूज़ किए थे, टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किए थे। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने बोला था कि टी स्टेटिस्टिक कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, दैट इज कोरिलेशन इंटू रूट ओवर एन माइनस टू। एन माइनस टू का भी मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था, डिवाइडेड बाय रूट ओवर वन माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो r इंटू रूट ओवर एन माइनस टू डिवाइडेड बाय रूट ओवर वन माइनस आर स्क्वायर। तो ये टी स्टेटिस्टिक आपका निकल जाएगा। टी स्टेटिस्टिक के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, टी क्रिटिकल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रिटिकल जो लक्ष्मण रेखा है उसको निकालना पड़ेगा। लक्ष्मण रेखा को जैसे ही आपने निकाल दिया, उसको निकालने का तरीका क्या था, आपको टी टेबल देखना पड़ेगा। ठीक है, तो टी टेबल में जैसे इस एग्जाम्पल में कोरिलेशन सपोज 0.475 था और n अपना 10 था, तो n माइनस टू कितना हुआ, 8। ठीक है, तो मेरा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है, 8, और प्लस मेरा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो कितना है, 5%। तो 5% अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, मतलब कि 5% टेल्स में है और 95% अगर बॉडी में है, और अगर ये एक बोथ टेल टेस्ट है, सो इट्स लाइक 2.5 तो 2.5 एक टेल में, 2.5 दूसरा टेल में। ठीक है, तो आपको इसको टेस्ट करने के लिए एक बार मैं फिर से वो टी टेबल में चले जाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये स्टूडेंट्स का टी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है और ये रहा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो 2.306 जहाँ पर मेरा कर्सर है। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए ये वाला पॉइंट। ओके, नाउ तो इसका क्रिटिकल वैल्यूज आ गया, तो प्लस 2.306 और माइनस 2.306। आई होप आप अब तक समझ रहे होंगे। और मेरा जो टी स्टेटिस्टिक का वैल्यू आया वो 1.257 आया। तो मैंने अब आपको डिसीजन रूल के बारे में बताया था कि अगर मेरा जो टी स्टेटिस्टिक है ये अगर बॉडी में लाई करेगा तो मेरा H0 जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, मेरा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो टेल्स में लाई करेगा तो मेरा जो वो है, क्या बोलते हैं, अगर ये टेल्स में लाई करता है तो मेरा जो H0 है, जो नल हाइपोथेसिस है, वो रिजेक्ट हो जाएगा, और मेरे को यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो एक्सेप्ट हो गया। तो अब यहाँ पर आप एक ट्रिक सुनिए, ट्रिक जो है आपके दूसरे एलओएसएस में भी काम आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर टी टेस्ट करते हैं और टी टेस्ट में आपका जो ये वैल्यू है ना स्टैटिस्टिक का, ये बहुत ही बड़ा आया। ठीक है, अगर कोई बड़ा वैल्यू आता है ना, बड़ा वैल्यू, ठीक है, तो बड़ा वैल्यू आते ही आप समझ जाइएगा कि आपको H0 को रिजेक्ट करना है। क्योंकि अगर आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल 1 में पढ़ा था तो उसमें आपको याद होगा कि वो जो लक्ष्मण रेखा अपने बनाते थे तो वो बेस जो होता था अपने उसको 2 पकड़ते थे, 2 या फिर 1.96। तो आपको पता होगा z इज इक्वल टू 1.96 वाला पार्ट। ठीक है, तो 1.96 और माइनस 1.96, मैं आपको वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 और -2 पकड़ लीजिए। तो अब से आप क्या करेंगे कि कभी भी आपको कोई टी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो उस पर सबसे पहले आप लक्ष्मण रेखा बांध लेना कि 2 है और एक साइड पे 2 है और एक साइड पे -2 है। ठीक है, अब कोई भी वैल्यू अगर 2 से बड़ा हुआ दैट मीन्स वो टेल्स के अंदर घुसेगा, और कोई भी वैल्यू अगर 2 से छोटा हुआ तो वो बॉडी के अंदर घुसेगा। वैसा ही सेम चीज़ -2 के साथ है। ठीक है, तो देखिए -2 और 2, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.527 जो है वो तो 2 के भी अंदर आता है, वो तो 2 से भी छोटा है। इसका मतलब वो तो बॉडी के अंदर ही आने वाला है और H0 जो है आपका एक्सेप्ट होने वाला है। तो आपको क्या करना है, H0 को रिजेक्ट करना है यहाँ पर। तो 2 से अगर कोई भी बड़ा वैल्यू आता ना तो मैं तो यहाँ पर बिना किसी चीज़ को देखे ही बोल देता कि H0 आपका रिजेक्ट होने वाला है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये चीज़ जो है अगर आपको अभी नहीं भी समझ में आया तो वेट कीजिए, जब अपने और ज़्यादा हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे रिग्रेशन के दूसरे एडवांस पार्ट्स में, तब आपको और अच्छी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब अपने करेंगे रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेशन करेंगे। नाउ बेसिकली रिग्रेशन में 2 पार्ट है, एक है रिग्रेशन का बेसिक्स और एक है रिग्रेशन का एडवांस्ड। तो आज अपने रिग्रेशन का बेसिक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अब से ये चैप्टर जो है एक नया टर्न लेने वाला है। जो पहले जो चीज़ था जो अपने अभी तक पढ़े हैं वो हो सकता है शायद किसी भी काम का ना हो, लेकिन अब जो अपने चीज़ पढ़ने वाले हैं वो मेन चीज़ है, वो काम का है। ठीक है ना, वो एकदम काम का चीज़ है और वो एग्जाम में आपका टेस्ट होगा, तो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ठीक है, देखिए आराम से देखिएगा। लीनियर रिग्रेशन, अब उसका एक इंट्रोडक्शन मेरे से सुनिए कि रिग्रेशन बेसिकली होता क्या है। रिग्रेशन का मतलब होता है कि सपोज आप एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है। ठीक है, आप एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है, आप मूवीज़ बनाते हैं। आपने रिसेंटली एक नई मूवी बनाई। ठीक है, आपने एक नई मूवी बनाई है, आपको अब प्रेडिक्ट करना है कि इस मूवी का रेवेन्यू कितना होने वाला है। यू वांट टू प्रेडिक्ट द रेवेन्यू ऑफ दिस मूवी। ठीक है, सो द रेवेन्यू दैट दिस मूवी विल अर्न डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ सुपरस्टार्स कितने उस मूवी में,
जैसे कि आपने प्रमोशन पे कितना खर्चा किया है, जैसे कि आपने मार्केटिंग पे कितना खर्चा किया है मूवी का, ठीक है, जैसे कि आपने कितने थिएटर्स में इस मूवी को लॉन्च किया है, ठीक है। तो वेरियस नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जिन पे मूवी का रेवेन्यू जो होता है वो डिपेंडेंट होता है। तो बेसिकली रिग्रेशन मॉडल क्या होता है कि वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल, आई एम सॉरी, एक डिपेंडेंट वेरिएबल को और कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को लेके रिग्रेशन करता है, जिसके थ्रू हम लोग को पता चलता है कि कैसे मूवी का जो रेवेन्यू है कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय दीज फैक्टर्स, ठीक है। सो मूवी रेवेन्यू अगर अपने प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं तो इन फैक्टर्स की मदद से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस पे एक मॉडल बना सकते हैं और मॉडल बना के प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। वही तो रिग्रेशन में हो रहा है। जैसे कि एक आपको मॉडर्न एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, अभी का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे अभी इंडिया में कोरोना वायरस का चक्कर है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस का चक्कर है। तो मुझे सपोज अगर पता लगाना है कि अगले एक महीने के अंदर अंदर इंडिया में कोरोना वायरस का कितना केस आने वाला है, तो वो भी मैं एक रिग्रेशन मॉडल के थ्रू पता लगा सकता हूँ, ठीक है। तो रिग्रेशन मॉडल के थ्रू पता लगाने में क्या है कि मैं वाई को मान सकता हूँ जो अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को मैंने मान लिया नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेज इन इंडिया, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सपोज मैंने सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना यहाँ पे, दैट इज नंबर ऑफ टेस्ट। सपोज जैसे कि टेस्टिंग कितना हो रहा है हर दिन, तो उसके हिसाब से तो मेरा नंबर ऑफ टेस्ट पर डे मैंने इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लिया, और मेरा जो कोरोना वायरस का केसेस है उसको मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल मान लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने पिछले एक महीने का हर दिन का डेटा ले लिया। सपोज 30 डेज का मैंने डेटा लिया, ठीक है, 30 डेज का मैंने टेस्टिंग का डेटा लिया, 30 डेज का मैंने कोरोना वायरस का केसेस का भी डेटा लिया, ठीक है। वो डेटा इजीली अवेलेबल है, वो मिल जाता है। तो मैंने डेटा लिया, मैंने डेटा को प्लॉट किया एक्सेल पे, मैंने पूरा डेटा को कॉपी कर लिया, मैंने पूरा डेटा को अरेंज कर लिया, ठीक है। अब डेटा को अरेंज करके मैं एक्सेल पे गया, डेटा एनालिसिस के टूल पैक में गया, मैंने रिग्रेशन किया। रिग्रेशन करने से मेरा एक आउटपुट का टेबल आएगा, ठीक है। वो आउटपुट का टेबल कैसा होता है मैं आपको एक्सेल पे दिखाता हूँ। देखिए, ये होता है वो आउटपुट का टेबल, ये होता है, दिस इज द आउटपुट टेबल। ये आउटपुट टेबल जो है ये आपके एग्जाम में दे दिया रहेगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ध्यान से देख लीजिए इसको। दिस इज द आउटपुट टेबल जो आपका रिग्रेशन करके आया है। तो ये एक टेबल है, ये दूसरा टेबल है, सॉरी, और ये तीसरा टेबल है। तो ये 3 टेबल आपको एग्जाम में भी दे दिया रहेगा। तो जैसे मैंने अभी एक स्टोरी बनाकर आपको ये टेबल दिखाया, वैसे ही एग्जाम में भी आपको कोई ना कोई स्टोरी बनाया रहेगा। उस स्टोरी से आपको पहचानना होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। जैसे मेरे केस में डिपेंडेंट वेरिएबल था नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस, और आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, टेस्टिंग, ठीक है, जो नंबर ऑफ टेस्ट है। तो वैसे ही स्टोरी सुन के आपको पहचानना पड़ेगा, स्टोरी देख के, कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा और आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, ठीक है। और स्टोरी देखकर जैसे ही आप पहचान लेंगे उसके बाद आपको ये टेबल दिया हुआ रहेगा, ये तीनों। और जो क्वेश्चंस आपको पूछेगा एक आइटम सेट के अंदर, वो इसी टेबल से पूछेगा, इसी टेबल से वो आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेगा जिसका आपको आंसर देना होगा। तो आपको पहले से पता रहना होगा कि इस टेबल से मुझे क्या करना है, ठीक है। इस टेबल पे मुझे कहाँ कहाँ देखना है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एरियाज है इस टेबल के अंदर जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन कौन से शॉर्टकट्स है जिससे कि मैं इस टेबल को मैं इस टेबल को सबसे पहले तो मुझे कंठस्थ करना होगा, मुझे सारे आइटम्स के बारे में जानना होगा जो इस टेबल में दिया हुआ है, ठीक है। और फिर मेरे को अपना दिमाग लगा के सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को। तो मैं क्वेश्चन को कितनी जल्दी कितने स्पीड से सॉल्व करता हूँ, दैट विल डिपेंड अपॉन हाउ डू आई स्टडी दिस टेबल, व्हाट शॉर्टकट्स डू आई अप्लाई ओवर हियर, कैसे मैं इस टेबल को देखता हूँ, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये सब मैं आपको इस चैप्टर के अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चैप्टर मोटा मोटी बहुत चीज़ें कवर करेगा, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो अपने मल्टीपल रिग्रेशन में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये आउटपुट टेबल को मैं आपको दिखाना चाहता था ना। तो एक बार तो आपको कुछ इंट्रोडक्शन मिला इसके बारे में, तो एक बार चलिए राइटअप को देखते हैं कि राइटअप पे क्या दिया हुआ है। The purpose of simple linear regression is to explain the variation in a dependent variable in terms of the variation in a single independent variable, ठीक है। तो वेरिएशन का मतलब क्या होता है, वेरिएशन का मतलब होता है सिग्मा वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। अब देखिए, वाई बार का मतलब क्या होता है, मीन, ठीक है, बार का मतलब क्या होता है, मीन होता है ना। तो सपोज आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ऐसा आभास कीजिए कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न के बारे में, स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में, फर्स्ट चैप्टर में ही होगा आपके CFA लेवल 1 के, जहाँ पर आप डाइवर्सिफिकेशन का बात करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब होता है उस स्टॉक से मीन रिटर्न कितना है, ठीक है, एवरेज रिटर्न कितना होता है, एवरेज रिटर्न सपोज 14%। लेकिन जो एक्चुअल रिटर्न होता है, एक्चुअल रिटर्न वो तो एवरेज से होवर करता है, ठीक है, वो कभी ऊपर रहता है, कभी नीचे रहता है, कभी ऊपर रहता है, कभी नीचे रहता है, एग्जैक्ट 14 तो नहीं रहता है ना। सो वो तो फ्लक्चुएशंस है, ठीक है, रिटर्न में, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय विच फैक्टर्स, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय सम इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, ठीक है। सो वही अपने पता लगाना चाह रहे हैं कि वो जो इंडिपेंडेंट फैक्टर्स है दैट कैन एक्सप्लेन द फ्लक्चुएशंस इन द
इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो वो अपने उस प्रोसेस को अपने बोलते हैं रिग्रेशन, जब उसको अपने कैरी आउट करते हैं, ठीक है। सो वेरिएशन इन अ डिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द वेरिएशन इन अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जब अपने सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया था टेस्टिंग और वाई को मैंने यूज किया था कोरोना वायरस का केसेस, तो ये हो गया एक लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। अगर मैं मल्टीपल फैक्टर्स यूज करूंगा तो उसको बोलेंगे मल्टीपल रिग्रेशन, जो कि अपना नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। ओके, हियर द टर्म वेरिएशन इज इंटरप्रेटेड एज द डिग्री टू विच अ वेरिएबल डिफर्स फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू। तो बेसिकली मीन वैल्यू के अराउंड जो हॉवर करता है, वो जो डिफरेंस होता है उसके और मीन वैल्यू के बीच में, उसका एक्चुअल और उसका मीन वैल्यू के बीच में, वो होता है अपना वेरिएशन, ठीक है। ओके, तो अभी तक आई थिंक आपको सब चीज़ समझ में आया होगा। मैं एकदम स्लो जा रहा हूँ और एकदम डिटेल में जा रहा हूँ, ठीक है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल तो आप जानते ही हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल का इतना पढ़ने का आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल से आप बस इतना याद रखिए, नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस। अरे तो जिस चीज़ को आपको निकालना है, जिस चीज़ को आपको प्रेडिक्ट करना है, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मूवी के एग्जाम्पल में आपको मूवी का रेवेन्यू प्रेडिक्ट करना था, कोरोना वायरस के एग्जाम्पल में आपको कोरोना वायरस का केसेस प्रेडिक्ट करना था। हो सकता है किसी स्टॉक के मामले में आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक का रिटर्न को प्रेडिक्ट करना है, और आप उसको मार्केट के रिटर्न्स की मदद से समझ सकते हैं कि अगर निफ्टी का रिटर्न है, निफ्टी का रिटर्न एंड पर्टिकुलर स्टॉक का रिटर्न, सो दैट स्टॉक का रिटर्न डिपेंड्स अपॉन निफ्टी का रिटर्न सपोज, तो वो स्टॉक का रिटर्न इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर आता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझना कौन सा टफ बात है। मेरा निफ्टी का रिटर्न आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। मूवी रेवेन्यू के काम में जो एग्जांपल था, उसमें मेरा मार्केटिंग बजट, मेरा प्रमोशन, मेरा नंबर ऑफ सुपरस्टार्स, वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। कोरोना वायरस के एग्जांपल में जो मेरा टेस्टिंग था, नंबर ऑफ टेस्ट पर डे, वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। ओके, तो डिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक एग्जांपल देख लो। सपोज दैट यू वांट टू प्रेडिक्ट स्टॉक रिटर्न्स विद जीडीपी ग्रोथ, विच वेरिएबल इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मेरा जीडीपी ग्रोथ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जीडीपी ग्रोथ मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, क्योंकि मैं स्टॉक के रिटर्न को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जीडीपी ग्रोथ की मदद से, ठीक है। सो दैट इज माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ तो जैसे यहाँ पर एक स्कैटर प्लॉट दिया हुआ है, यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, एक स्कैटर प्लॉट दिया हुआ है, जो स्कैटर प्लॉट अपने भी बनाए थे वही स्कैटर प्लॉट यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, ये S&P 500 का एक्सेस रिटर्न्स है और ये किसी स्टॉक का एक्सेस रिटर्न है, ठीक है। सो ये एक्स एक्सेस पे प्लॉटेड है, ये वाई एक्सेस पे प्लॉटेड है। इसका मतलब हम लोग ये समझाना चाह रहे हैं कि ये स्टॉक का जो एक्सेस रिटर्न है दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय S&P 500 का एक्सेस रिटर्न, ठीक है। तो ये बेसिकली उसका ग्राफ है, ठीक है। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, अपवर्ड स्लोपिंग है, और सबसे बड़ा बात यह है कि स्ट्रेट लाइन में फॉल करने का टेंडेंसी भी है इसका, ठीक है। तो परफेक्ट पॉजिटिव नहीं होगा, पॉजिटिवली कोरिलेटेड होगा। ओके, नाउ एक बार LOSE में जाने से पहले एक बार अपने देखते हैं कि रिग्रेशन मॉडल का इक्वेशन क्या होता है, और इक्वेशन को समझते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू B0 प्लस B1 इंटू x1 प्लस एरर टर्म। तो बेसिकली यहाँ पर क्या लगाते हैं ना अपने, y इज इक्वल टू B0 हैट प्लस B1 हैट इंटू x प्लस एरर टर्म, ठीक है। सो यहाँ पर जो बोला है y इज इक्वल टू B0 हैट प्लस B1 हैट इंटू x प्लस एरर टर्म, ठीक है। नाउ मैं आपको इससे क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको बेसिकली बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने जो आपको हैट बोला था ना, हैट, वो बेसिकली गलत है, क्योंकि यहाँ पर अगर y हैट आएगा ना, y हैट, तभी इसको अपने B0 और B1 हैट बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर y इज इक्वल टू B0 प्लस B1 इंटू एक्स प्लस एरर टर्म, ठीक है। ये इक्वेशन बिल्कुल सही है, इसको आपको चेंज करने का जरूरत नहीं है। y इज इक्वल टू B0 प्लस B1 एक्स इंटू एरर टर्म प्लस एरर टर्म, आई एम सॉरी, ठीक है। नाउ अब अपने इस इक्वेशन को पढ़ते हैं। y का मतलब क्या होता है, y का मतलब होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल का चर्चा आपने कर चुके हैं। x का मतलब क्या होता है, x का मतलब होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। B0 का मतलब क्या होता है, B0 का मतलब होता है इंटरसेप्ट टर्म। तो बेसिकली इंटरसेप्ट टर्म का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट टर्म का मतलब होता है कि सपोज उसी एग्जांपल में चलते हैं कोरोना वायरस का, तो कोरोना वायरस और टेस्टिंग, ये अपना था एग्जांपल। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि 30 दिन में से एक दिन भी टेस्टिंग नहीं हुआ, ठीक है, 30 दिन का जो अपने डेटा लिए थे उसमें एक दिन भी टेस्टिंग नहीं हुआ, तो अगर टेस्टिंग नहीं भी हुआ होगा तब भी तो कुछ ना कुछ कोरोना वायरस केस निकल कर आया ही होगा ना, ठीक है। अगर टेस्टिंग नहीं भी हुआ होगा तब भी तो कुछ कोरोना वायरस केस निकल कर आया होगा। सो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द इंटरसेप्ट टर्म। जैसे अपना मूवी रेवेन्यू का एग्जांपल, आप सपोज सिर्फ मूवी को रिलीज कर दिए, ठीक है, आप उसका कुछ मार्केटिंग नहीं किए, उसका कुछ प्रमोशन नहीं किए, ठीक है, बस रिलीज कर दिए, तो रिलीज करने पे भी तो लोग उसको देखने तो जाएंगे ही ना, ठीक है, तो कुछ ना कुछ रेवेन्यू तो होगा ही ना। तो अगर आपका ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल सारा जीरो है, तब आपका जो y का वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू B0, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा बात है। B1 का मतलब क्या होता है,
B1 का मतलब होता है स्लोप कोएफिशिएंट, ठीक है। स्लोप कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि इफ x चेंजेस बाय 1%, ठीक है, x चेंजेस बाय 1%, देन व्हाट इज द चेंज इन y। तो बेसिकली अगर अपना कोरोना वायरस का एग्जांपल ले अपने, तो अगर नंबर ऑफ टेस्ट 1% से चेंज होता है तो कोरोना वायरस का केसेस कितना परसेंट से चेंज होगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय B1, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, अगर मेरा नंबर ऑफ टेस्ट 1% से चेंज होता है तो मेरा कोरोना वायरस का केसेस कितना परसेंट से चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड माई स्लोप कोएफिशिएंट। ओके, नाउ इसका बात हो गया, B0 B1 का मतलब पता चल गया। अब E क्या है, ये क्या है, इसको बोलते हैं एरर टर्म। तो एरर टर्म को आप मान लो बेसिकली कोई नॉइज है या फिर कोई डिस्टर्बेंस है, ठीक है। तो एरर टर्म का मतलब क्या होता है, एरर टर्म का मतलब होता है कि ये तो हो गया मॉडल, अगर यहाँ पे मैं y हैट लगा दूँ, ये B0 हैट बन जाएगा, ये B1 हैट बन जाएगा और ये एरर टर्म यहाँ से चला जाएगा। मतलब मैं ये बेसिकली एरर टर्म से बताना चाह रहा हूँ कि जो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है ना, जो y में जो वेरिएशन है जिसको एक्सप्लेन x नहीं कर पा रहा है, y में जो वेरिएशन है जिसको x एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, वो आपके एरर टर्म में चले जाता है। तो जितना वो एक्सप्लेन कर पा रहा है वो तो मॉडल के अंदर चला गया, और जितना नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है वो पूरा का पूरा एरर टर्म में चला गया, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो जो कंपनी का प्रॉफिट्स है, सपोज कंपनी का जो प्रॉफिट्स है, अर्निंग्स है, दैट डिपेंड्स अपॉन अ वेरियस नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, 100,000 नंबर ऑफ फैक्टर्स। लेकिन मैंने मॉडल में कुछ ही फैक्टर्स लिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को लिए जो ठीक से एक कंपनी का प्रॉफिट को एक्सप्लेन करते हैं, जिनका डिपेंडेंसी बहुत हाई है। तो मैंने सपोज 5 फैक्टर लिया, 5 फैक्टर्स अगर लिया तो बाकी का जो 95 फैक्टर्स है वो तो मेरे एरर टर्म में चला गया ना। तो वो जो छोटा छोटा फैक्टर्स है जो जिसके पास एक्सप्लेनेटरी पावर है लेकिन जिसको अपने मॉडल में अकाउंट नहीं कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा एरर टर्म में चले जाता है। तो बेसिकली उसको कुछ रेसिडुअल बोलते हैं कि एक तो हुआ कि जो मैं y का जो वेरिएशन है उसके बीच से उसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ एक रिग्रेशन मॉडल के थ्रू, ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो जितना मैंने मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया वो तो मेरे मॉडल के अंदर आ गया, और जितना अनएक्सप्लेन्ड था वो मेरा एरर टर्म के अंदर आ गया, ठीक है। नाउ तो यहाँ तक तो आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ओके, ये देखिए, तो जो इक्वेशन मैं आपको दिखाना चाह रहा था, y हैट इज इक्वल टू B0 हैट प्लस B1 हैट x। ओके, तो यहाँ पर एरर टर्म नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एरर टर्म क्यों आएगा यहाँ पे, ये तो मॉडल है, ठीक है। अगर यहाँ पे हैट हटा देंगे और सिर्फ y लिखेंगे तब एरर टर्म आएगा, क्योंकि उसका अपने टोटल में बात कर रहे हैं अपने, ठीक है। तो वहाँ पर एरर टर्म भी आ जाएगा, लेकिन ये तो मॉडल है, जितना अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है वो मॉडल के बाहर होगा, ठीक है। और ये तो सिर्फ मॉडल है, मतलब कि ये एक्सप्लेन्ड वेरिएशन दिखाता है, ठीक है ना, कि कितना वेरिएशन जो है y में वो ये मॉडल को वो ये मॉडल एक्सप्लेन कर पा रहा है, ठीक है ना। ओके ना, तो आई थिंक यहाँ तक तो आप सबको ही समझ गए होंगे। अब अपने आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो मैं एक डेटा आपको दिखाता हूँ। देखो, ये एक डेटा मैंने कंपाइल किया है, ये कंपाइल आप भी कर सकते हैं, गूगल से ये डेटा निकल सकता है, ठीक है ना, ये डेटा गूगल से आराम से निकल सकता है। तो मैं आपको ये डेटा दिखा रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं आपको एक और डेटा दिखाऊंगा। देखो, सपोज मैं एक अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, ठीक है। मेरे को अपना अम्ब्रेला का नेक्स्ट ईयर का सेल्स को प्रेडिक्ट करना है कि कितना मेरा सेल होगा अम्ब्रेला का। नाउ मैंने क्या किया, मैंने कुछ डेटा कंपाइल किया मेरे लास्ट 12 मंथ्स का, जैन से लेके देखिए मैंने दिसंबर तक का डेटा लिया है, ठीक है। तो जैन से दिसंबर तक का डेटा लिया, किसका डेटा लिया, रेनफॉल का डेटा लिया और अम्ब्रेला सोल्ड का डेटा लिया। एक तो अम्ब्रेला जितना बिका उसका डेटा और एक रेनफॉल का डेटा। सो माई अम्ब्रेलाज, ठीक है, जो मैंने अम्ब्रेला में बेचूंगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द रेनफॉल, कि रेनफॉल कैसा होता है उस पर्टिकुलर महीने में, कि रेनफॉल कैसा होता है उसी के ऊपर तो डिपेंड करेगा ना कि मेरा कितना अम्ब्रेला बिकेगा। तो ये अम्ब्रेला सोल्ड विल बी माई y, दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड माई रेनफॉल विल बी x, दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैंने हर महीने का रेनफॉल और अम्ब्रेलास का डेटा ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसका एक रिग्रेशन किया, ठीक है। रिग्रेशन करने से सबसे पहले, रिग्रेशन का आउटपुट निकालने से पहले तो मैंने इसका एक ग्राफ बनाया जो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। इसको अपने बोलते हैं ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स रिग्रेशन, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स रिग्रेशन, ठीक है। तो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स रिग्रेशन में यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये जो लाइन है ना, लाइन, इसको अपने एक बेस्ट फिट लाइन बोलते हैं। बेस्ट फिट लाइन का मतलब क्या होता है, बेस्ट फिट लाइन का मतलब होता है बेसिकली रिग्रेशन का लाइन, ठीक है ना। उस रिग्रेशन मॉडल का जो लाइन है, उस रिग्रेशन का जो लाइन है, उसको अपने बेस्ट फिट लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो बेस्ट फिट लाइन में मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये हो गया आपका वाई हैट। वाई हैट का मतलब क्या हो गया, रिग्रेशन मॉडल। तो ये बेसिकली आपका वाई हैट को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो स्लोप है ना, इस लाइन का स्लोप को अपने बीटा बोलते हैं। जो बीटा अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पढ़ते हैं तो इसी बेस्ट फिट लाइन का स्लोप जो होता है उसको अपने बीटा बोलते हैं, ठीक है।
और द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड द स्लोप कोएफिशिएंट, जिसके बारे में अभी अभी अपने पढ़े, ठीक है। और इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट क्या होता है? इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि अगर ये लाइन यहाँ से पास करता तो ये वाला जो पॉइंट है इसको अपने b0 बोलते हैं, ठीक है, और इस लाइन का स्लोप को अपने b1 बोलते हैं। अब क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो लाइन जिस पे मेरा कर्सर अभी है, ठीक है, ये मेरा मॉडल है, वाई हैट है, और ये जो है, ये जो स्क्वायर बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं ना, ये आपका एक्चुअल वैल्यूज है वाई का, ये आपका वाई का एक्चुअल वैल्यूज है, जबकि इस लाइन पे आपका वाई का प्रेडिक्टेड वैल्यूज है, ठीक है। तो प्रेडिक्टेड है और ये एक्चुअल है, तो प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल या फिर एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड का मतलब क्या हुआ? रेसिडुअल या फिर एरर टर्म, ठीक है। क्योंकि आप फिर से समझिए कि ये वाला जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, ये दिखाता है कि आपका मॉडल क्या है, ठीक है ना, ये बेसिकली रिग्रेशन का लाइन है। तो रिग्रेशन का लाइन अगर है, सो दिस इज वाई हैट एंड दिस स्क्वायर, ये जो स्क्वायर बॉक्सेस है ऊपर में, ठीक है, उनको बोलते हैं एक्चुअल वैल्यूज, ठीक है। ये हो गया आपका प्रेडिक्टेड वैल्यूज जो आपने प्रेडिक्ट किया अपने रिग्रेशन मॉडल के थ्रू, और ये हो गया आपका एक्चुअल वैल्यूज। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, इसको अपने एरर टर्म बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो गैप है इसको अपने एरर टर्म बोलते हैं। तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए रिग्रेशन करते वक्त? ये जितना भी गैप है ना, जितना भी गैप है, उन सब का जो सम ऑफ स्क्वायर्स होता है, ठीक है, इन सारे गैप्स का जो सम ऑफ स्क्वायर्स होता है ना, वो अपना लीस्ट आना चाहिए, वो अपना कमती आना चाहिए, जिससे कि अपना मॉडल जो है वो बेटर और अच्छा सिग्निफिकेंट हो, ठीक है ना। वी वांट अ सिग्निफिकेंट मॉडल दैट कैन एक्सप्लेन, ठीक है, दैट कैन एक्सप्लेन द वेरिएशन इन वाई। सो इफ वी वांट द मॉडल टू बी सिंपल एंड येट इफ वी वांट इट टू बी मोर वी वांट इट टू हैव मोर एक्सप्लेनेटरी पावर, देन वी हैव टू मेक श्योर कि जो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स है, ठीक है ना, जो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स है वो लीस्ट रहे। और सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स का मतलब क्या होता है? एसएससी का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है इन दोनों के बीच का गैप, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड का गैप, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड। तो एक बार नोट्स पे देखते हैं क्या है। देखिए, द रिग्रेशन लाइन इज जस्ट ऑफ द मेनी पॉसिबल लाइन्स दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू द स्कैटर प्लॉट ऑफ एक्स एंड वाई। In fact, the criteria used to estimate this line forms the very essence of linear regression. The regression line for which the estimates of b0 hat and b1 hat are such that the sum of the squared differences, देखिए इसी का बात कर रहा था मैं, sum of the squared differences, तो वो जो लाइन है मैं आपको फिर से दिखाऊंगा, एक बार अपने पढ़ते हैं, ठीक है। बिटवीन द y वैल्यूज प्रेडिक्टेड, तो वो प्रेडिक्टेड कहाँ से दिख रहा था आपको? ये प्रेडिक्टेड था, ये वाला, ये जो लाइन के ऊपर है उसको अपने प्रेडिक्टेड बोलते हैं, ठीक है। एंड फिर आपको क्या दिखा रहा है? फिर आपको दिखा रहा है predicted by the regression equation, that is this one, and the actual y values. actual y values कौन सा है? actual y values आपका ये है actual। तो इन दोनों के बीच का जो गैप आपको दिख रहा है ना, that is called the error term और that is called the residual term, ठीक है। okay, now so the sum of the squared vertical distances between the estimated and the actual y values is referred to as the sum of the squared errors। तो इसी का तो मैं अभी बात कर रहा था कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, जो सम ऑफ द स्क्वायर्ड एरर्स है, जो दोनों, जो सारा का सारा गैप्स है एक्चुअल और प्रेडिक्टेड के बीच में, उसका जो सम है और उन सम का जो स्क्वायर है, ठीक है ना, उसको अपने को मिनिमाइज करना है, तभी वो मॉडल जो है वो ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी पावर रखेगा और वो सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। ओके, नाउ थस रिग्रेशन लाइन इज द लाइन दैट मिनिमाइजेस द एसएससी। देखिए, मिनिमाइजेस वाला वर्ड को अंडरलाइन कीजिए, ठीक है, मिनिमाइजेस द एसएससी। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज फ्रीक्वेंटली रेफर्ड टू एज ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स रिग्रेशन। तो इसलिए मैं बोल रहा था इसको अपने बोलते हैं ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स, ठीक है ना। इस लीस्ट का मतलब क्या होता है कि आपका जो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स है ना, वो कमती होना चाहिए, ठीक है। और एरर, आप वर्ड से समझिए ना, एरर तो कमती होना ही चाहिए वैसे भी, तो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर शुड बी लोअर, और स्क्वायर्स का बात कर रहे हैं क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर शुड बी लोएस्ट, तो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर्स आल्सो, जो अपने बाद में पढ़ेंगे, तो एक बार उससे कंफ्यूज मत करिए, ठीक है, मैं बस बताने को बता दिया। तो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स रिग्रेशन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। एंड द वैल्यूज एस्टिमेटेड बाय द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन आर कॉल्ड द लीस्ट स्क्वायर्ड एस्टिमेट्स, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर स्लोप कोएफिशिएंट का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो स्लोप कोएफिशिएंट क्या था? फिर से अगर आप रिकॉल करें तो स्लोप कोएफिशिएंट का मतलब था ये जो लाइन है, ये लाइन, इस बेस्ट फिट लाइन का जो स्लोप है ना, इस बेस्ट फिट लाइन का स्लोप, इस स्लोप को बोलते हैं स्लोप कोएफिशिएंट, ठीक है। इस बेस्ट फिट लाइन का स्लोप को अपने बीटा भी बोलते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, इक्विटी में जब अपने बीटा बीटा करते हैं ना, वो बीटा यही तो होता है, ठीक है। ओके, नाउ उस बीटा का फॉर्मूला देख लीजिए। उस बीटा का फॉर्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हैं। बीटा का फॉर्मूला क्या है? कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर। या फिर इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, लेकिन वो फॉर्मूला अपने काम का नहीं है, ठीक है। वो फॉर्मूला होता है आपका, वो फॉर्मूला बेसिकली आपका होता है, आई थिंक इट इज आर द कोरिलेशन इनटू सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स, ठीक है। हाँ, इट इज आर इंटू सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स,
ठीक है ना। तो आपका इसका दो फॉर्मूला होता है, एक तो होता है कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, और एक और फॉर्मूला होता है कोरिलेशन, जो कोरिलेशन आपका आया इनटू सिग्मा वाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। ये आपका बीटा का फॉर्मूला होता है या फिर स्लोप कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, अपने बुक में, श्वाइजर बुक में इस फॉर्मूला को बेसिकली हाईलाइट कर लीजिए, जल्दी से इसको हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हो सकता है एक चुटकुला सा छोटा सा सम दे देगा जिसमें आपको बीटा कोएफिशिएंट निकालने को बोलेगा, इस फॉर्मूला के मदद से हो सकता है ना ऐसा। तो अपने किसी चीज़ को हर चीज़ को अपने को ध्यान रखते हुए कि उसका प्रोबेबिलिटी आने का हाई होता है, हम लोग को वैसे करके जाना है एग्जाम में, ठीक है। नाउ देखिए, द इंटरसेप्ट टर्म b0 हैट इज द लाइन्स इंटरसेक्शन विद द y एक्सिस एट x इक्वल टू 0। तो जो वहाँ पे मैं इंटरसेक्शन की बात कर रहा था, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। A property of the least squares method is that the intercept term may be expressed as b0 hat is equal to y bar minus b1 hat into x bar। बेसिकली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन पास करता है ना, ये बेसिकली यहाँ से पास करता है। तो ये वाला जो यहाँ पर जो टर्म आएगा उसको अपने इंटरसेप्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पूरा का पूरा जब लाइन पास करता है ना, तो बेसिकली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो लाइन पास करेगा वो x और y के मीन के होते हुए पास करेगा। इट विल पास थ्रू मीन ऑफ x एंड y, ठीक है ना। इट विल पास थ्रू द मीन ऑफ x एंड y। तो बेसिकली अगर ये मीन ऑफ x एंड y के थ्रू पास करेगा, ठीक है ना, और आपको ये b0 हैट को एस्टिमेट करना है न्यूमेरिकल टर्म्स में, तो कैसे करेंगे आप? ऐसे कर सकते हैं ना, y बार माइनस b1 हैट इंटू x बार। क्योंकि आप एक बार अगर रिग्रेशन का इक्वेशन मेरे साथ सोचो, ठीक है, रिग्रेशन का इक्वेशन क्या होता है? y हैट इज इक्वल टू b0 हैट प्लस b1 हैट इंटू x, ठीक है। तो आप y हैट के बदले y बार लगा दीजिए, क्योंकि x बार और y बार के मीन के x बार और y बार के थ्रू तो ये लाइन पास करेगा ना, तो हैट की जगह बार लगा दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये आंसर आ जाएगा और आप इससे b0 हैट को एस्टिमेट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी स्टफ है, ठीक है ना, कुछ है ही नहीं, अभी तक तो कुछ इतना पढ़ाया भी नहीं है, ठीक है ना। ओके, द इंटरसेप्ट इक्वेशन हाईलाइट्स द फैक्ट दैट द रिग्रेशन लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू द मीन ऑफ द इंडिपेंडेंट एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मीन के थ्रू पास करता है, ठीक है ना। तो उनका जो कोऑर्डिनेट्स है उसके थ्रू हम लोग b0 हैट को एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, उतना कुछ टेस्टेबिलिटी इसका है नहीं, ठीक है। तो ये एग्जांपल देखो, कंप्यूटिंग द स्लोप कोएफिशिएंट एंड इंटरसेप्ट टर्म। कंप्यूट द स्लोप कोएफिशिएंट एंड इंटरसेप्ट टर्म फॉर द एबीसी रिग्रेशन एग्जांपल यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कोवेरियंस दिया हुआ है -2.7%, ठीक है, और वेरियंस दिया हुआ है इसका और इसका। तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं ना, कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय द वेरियंस ऑफ एक्स, उससे निकाल सकते हैं, स्लोप कोएफिशिएंट निकल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट निकालना है, ठीक है ना, इंटरसेप्ट टर्म अगर निकालना है, तो इंटरसेप्ट टर्म निकालने के लिए तो आप ऐसे कर सकते हैं ना, मीन ऑफ एबीसी माइनस b1 हैट इंटू S&P 500, ठीक है। तो उससे आप करके निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है, इसको अगर आप खुद से भी देखेंगे तो आपका काम पूरा का पूरा हो जाएगा। अब जो मैं आपको एक्चुअली दिखाना चाहता था वो ये देखिए, ये फिर से ये एक ग्राफ देखिए। तो ये ग्राफ में जितने भी आपको गोले दिख रहे हैं ना, ये जितने भी आपको गोले दिख रहे हैं वो उसका स्कैटर प्लॉट है, ठीक है। ये जो लाइन देखिए, ये पूरा का पूरा जो ये लाइन दिख रहा है, दिस इज द बेस्ट फिट लाइन, ठीक है। ये रिग्रेशन का लाइन है। तो बेसिकली अगर ये रिग्रेशन का लाइन है तो इस पे तो आपका प्रेडिक्टेड वेरिएबल बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बोला भी है ABC हैट, दैट मीन्स प्रेडिक्टेड, ठीक है। ABC हैट इज इक्वल टू -7.3%, तो ये प्रेडिक्टेड वेरिएबल है, ठीक है। और जबकि एक्चुअल है May 14 में इतना, तो प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल जो हो गया दैट इज द रेसिडुअल। प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल जो होता है वो रेसिडुअल होता है। जैसे यहाँ पर ये देखिए, जितना भी डिफरेंसेस है ना, जितना भी गैप्स है इन दोनों के बीच में, जो जितना भी गैप्स है, ठीक है ना, उसको अपने रेसिडुअल टर्म बोलते हैं। ये अपना b0 हो गया, ठीक है ना, ये अपना b0 हो गया, ओके, ये अपना b0 हैट हो गया, और इस लाइन का जो स्लोप है वो अपना b1 हैट हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो ये हम लोग अभी तक किए हैं, ठीक है। तो अपने सारा चीज़ को इंटरप्रेट कर लिए हैं, इंटरप्रेटिंग अ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो अपने अभी तक ये सब कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक बार, ठीक है। देखिए, the estimated intercept represents the value of the dependent variable at the point of intersection of the regression line and the axis of the dependent variable, ठीक है। In the other words, the intercept is an estimate of the dependent variable given when the independent variable takes on a value of 0। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि अगर कोई भी टेस्ट नहीं होगा कोरोना वायरस का, ठीक है ना, एक भी टेस्ट नहीं होता, फिर भी तो कुछ ना कुछ कोरोना वायरस का केस निकलेगा। अगर आप मार्केटिंग पे, प्रमोशन पे अगर एक भी रुपया खर्चा नहीं करते हैं, ठीक है, अगर आप सिर्फ मूवी को रिलीज ही कर देते हैं, तब भी तो आपका कुछ ना कुछ रेवेन्यू आएगा ना। वो रेवेन्यू इज योर व्हाट? इंटरसेप्ट टर्म, ठीक है। नाउ we also mentioned earlier that the slope coefficient is interpreted as the change in the dependent variable for a 1 unit change in the independent variable। देखिए, तो जो मैंने यहाँ पर
मेंशन किया था वो सब चीज़ यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एन एस्टिमेटेड स्लोप कोएफिशिएंट ऑफ 2 वुड इंडिकेट दैट द डिपेंडेंट वेरिएबल विल चेंज बाय 2 यूनिट्स फॉर एवरी 1 यूनिट चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बेसिकली अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 यूनिट से चेंज होता है तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो 2 यूनिट से चेंज होगा, ठीक है। जो जैसे मैंने आपको बताया था कि कोरोना वायरस के केस में कि अगर नंबर ऑफ टेस्ट 1% बढ़ता है तो कोरोना वायरस का केस कितना परसेंट बढ़ेगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द B1 हैट, ठीक है। ओके नाउ तो यहाँ से आपका जो रिग्रेशन का बेसिक्स है, ठीक है ना, रिग्रेशन का जो बेसिक्स है वो ख़त्म होता है। तो रिग्रेशन का बेसिक्स ख़त्म हुआ यहाँ पर। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, रिग्रेशन का जो एडवांस्ड पोर्शन है उसको शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए आप आई होप आप सबको समझ में आया होगा मैंने जो भी बताया। एक्सेल के थ्रू मैंने समझाने का कोशिश किया, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ बेसिक का पार्ट है। अभी मैं जब इसके एडवांस पोर्शन में जाऊँगा तब और मज़ा आएगा इसमें। तो अभी तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी को भी प्रॉब्लम है कि कोई भी कॉन्सेप्ट को समझना चाहता है तो उसके साथ प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर दे। थैंक यू वेरी वेरी मच।